जय श्री राम। मैं लोक मिश्रा रेस अकेडमी पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है गुप्तकालीन यानी गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली, पहले हम ये देखेंगे। गुप्त राजवंश, देखिए प्राचीन काल में किसी भी चीज के बारे में अगर जानकारी मिली है तो उसके सिर्फ दो ही स्रोत हैं। वो क्या है? पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का अर्थ होता है कि हमें इस राजवंश के बारे में या इस वंशावली के बारे में जानकारी पुस्तकों से प्राप्त हुई हो। और जो पुरातात्विक स्रोत होता है वो होता है कि हमें उस वंशावली के दौरान पृथ्वी के गर्भ में छुपे हुए कोई साक्ष्य जब खुदाई के दौरान हमें मिल जाते हैं और जो उस वंशावली को दर्शाते हो तो उसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है गुप्तकालीन पुस्तकें। हालांकि हम इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे गुप्त राजवंश के बारे में, यानी गुप्तकालीन के बारे में, गुप्त वंशावली के बारे में हम पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों को देखेंगे। उसके बाद फिर श्रीगुप्त से लेकर के हम अलग अलग शासकों का वर्णन करेंगे। श्रीगुप्त हो गए, घटोत्कच हो गए, चंद्रगुप्त प्रथम हो गए, समुद्रगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य हो गए, कुमारगुप्त हो गए, स्कंदगुप्त हो गए, भानुगुप्त हो गए। हम इन शासकों के बारे में वर्णन करेंगे। टेट एग्जाम में इन शासकों के बारे में जिक्र किया गया है, अर्थात टेट के एग्जाम में सिलेबस में पहले से ही ये शासकों का वर्णन है या इन शासकों के या इन वंशावलियों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर बार पूछा गया है। कालिदास से तो टेट 2021 टेट 2022 में ऑलरेडी प्रश्न आ चुका है। कालिदास कौन थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे या उनके दरबार में रहने वाले एक साहित्यकार थे। उनकी 7 रचनाएं हैं। क्लियर हो रही बात? अभी हम उसका भी जिक्र करेंगे। तो चलिए समय को ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज का क्या टॉपिक में क्या क्या है। भाई इसको हमने इसलिए पहले लिख लिया है कि जिससे वीडियो छोटा रहे। इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद फटाफट हम जो है शासकों के अभिलेखों को पढ़ना शुरू कर देंगे, किस अभिलेख में कौन सी बात की गई है। क्लियर? चलिए ये जो नाम लिखा हुआ है थोड़ा सा हम क्रमांक लगा दें। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 है, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10। हम 10 साहित्यकारों की बात किए हैं और उनकी पुस्तकें लिखी गई हैं। देखिए लेखकों में सबसे पहले है अमर सिंह, और अमर सिंह की एक पुस्तक है अमरकोश। कौन सी पुस्तक है? अमरकोश। ये याद करना है। विश्व शर्मा की जो पुस्तक है वो है पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियां आप पढ़े ही होंगे, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये पिछली बार पूछा गया था। विष्णु शर्मा पंचतंत्र। एक पुस्तक आपको मिलती है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, और विशाख दत्त की जो दूसरी पुस्तक है वो है देवी चंद्रगुप्तम। कौन सा है? इनको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र महत्वपूर्ण है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस या फिर देवी चंद्र गुप्तम। शूद्रक की एक पुस्तक है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम में मिट्टी का खिलौना जिसे कहते हैं, शूद्रक की एक पुस्तक है मृच्छकटिकम। उसके बाद जो आता है वो है बेताल भट्ट, ये भी महत्वपूर्ण है। किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड। बेताल भट्ट, बेताल भट्ट की जो पुस्तक है वो है सिंहासन बत्तीसी। क्या है? सिंहासन बत्तीसी। इसके बाद आते हैं बारामिहिर। ये बारामिहिर कौन थे? तो बारामिहिर की जो पुस्तक है वो है बृहद संहिता। कौन सी पुस्तक है? बृहद संहिता इनकी पुस्तक है। बारामिहिर का जो है चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के दरबार में थे। अवैध धन शंकु घटचय का बराबर यानी 9 रत्न इनके दरबार में थे। ये शॉर्ट फॉर्म है, अवैध धन शंकु घटचय का बराबर। ठीक है, ये बारामिहिर कौन थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में थे। इनकी एक पुस्तक कौन सी है? बृहद संहिता। इसके बाद आते हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक जो है वो है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। इन्हें भारत का न्यूटन भी कहा जाता है, इन्हें भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। जानकारी के लिए आप देख लें, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में ये कहा गया है कि जीरो को जीरो से भाग दिया जाए, जीरो को जीरो से भाग दिया जाए तो उत्तर जीरो ही आएगा। ये इसी में बताया गया है। ठीक है, उत्तर जीरो ही आएगा। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में क्या कहा गया है? जीरो को जीरो से भाग दिया जाए तो उत्तर जीरो ही आएगा। सुश्रुत कौन थे? तो सुश्रुत भी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे, एक चिकित्सक थे, एक चिकित्सक थे। आप इनके बारे में देख लीजिए। सुश्रुत की पुस्तक है सुश्रुत संहिता। कौन सी पुस्तक है?
शुश्रूषयिता। धन्वंतरी भी थे, धन्वंतरी भी एक शल्य चिकित्सक हैं, ठीक है। इसके पहले चरक भी मिलते हैं। चरक का हालांकि ये वीडियो हम बना चुके हैं, जिसमें हमने कुषाण वंश और कनिष्क के बारे में पढ़ा था। कनिष्क के दरबार में चरक थे, इनकी पुस्तक थी चरक संहिता। सुश्रुत की पुस्तक का नाम क्या है? सुश्रुत संहिता। फायान, चीनी यात्री फायान, जो किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के दरबार में आए थे, या विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान इन्होंने भारत की यात्रा की थी। इन्हें इनकी एक पुस्तक मिलती है फूको की। फूको की। फायान को एक नाम से और जाना जाता है। इनका जो मूल नाम था, इनका मूल नाम था वो कुण था। क्या था? कुण था। फायान का मूल नाम कुण था। फायान का मूल नाम कुण था, याद करके रखना है। और ये चीनी यात्री थे जो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में, या जब चंद्रगुप्त सेकंड का शासनकाल था उस समय इन्होंने भारत की यात्रा की थी। और इनकी पुस्तक का नाम फूको की है। आपको ऐसे भी लिखे मिलेगा, फूको की है। और इसके बाद एक मिलते हैं ह्वेनसांग, ये भी चीनी यात्री हैं। इन्हें तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है किसे? ह्वेनसांग को। और ये राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सीयू की है। सीयू की है। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले, जाने वाले या भ्रमण करने वाले ये तीर्थ यात्रियों के राजकुमार हैं, ठीक है, या फिर यात्री हैं। ये चीन से बिलोंग करते हैं और ये हर्षवर्धन युग के शासक, महान शासक यानी राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सीयू के है। कुण किसका मूल नाम था? तो फायान का था। फायान किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? फूको की है। अच्छे से देख लीजिए। अमर सिंह की पुस्तक अमरकोश, विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र, विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस, शूद्रक, मृच्छकटिकम, बेताल भट्ट, सिंहासन बत्तीसी, वारामिहिर, बृहत संहिता, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, सुश्रुत, सुश्रुत संहिता, फायान, फूको की, ह्वेनसांग, सीयू की। ये इतनी पुस्तकें हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। अभी कालिदास का जिक्र नहीं किया गया है। कालिदास साहित्यकार हैं जो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में थे। इनकी 7 रचनाएं हैं, अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं, बता रहे हैं। चलिए अगला जो टॉपिक लगा लेंगे इसी में, कालिदास, इनके बारे में स्पेशल पढ़ेंगे हम, क्योंकि कालिदास का 2 क्वेश्चन दोनों बार पेट में आ चुका है। एक मेघदूतम पूछा गया था और एक पुस्तक पूछा गया था अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। तो कालिदास की 7 रचनाएं हम सातों लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। यह चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। देखिए 9 रत्न जो है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में है, और 9 रत्न जो है आपको अकबर के दरबार में भी मिलते हैं, ठीक है। अकबर के भी 9 रत्न थे और विक्रमादित्य के भी दरबार में 9 रत्न थे। जबकि शिवाजी के दरबार में जो थे उसे हम लोग अष्ट प्रधान कहते थे। क्या कहते थे? अष्ट प्रधान। जबकि कृष्णदेव राय के दरबार में जो थे उन्हें हम अष्ट दिग्गज कहते हैं, जिसमें तेनालीराम कृष्णा का भी नाम आता है। किसका नाम आता है? तेनाली राम कृष्णा का नाम आता है। तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न, अकबर के दरबार में 9 रत्न जिसमें बीरबल भी थे, ठीक है। उसके बाद शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान और कृष्णदेव राय सेकंड के दरबार में अष्ट दिग्गज, जो तेलुगु कवि थे। क्लियर हो गई बात? चलिए, इनकी 7 रचनाएं संस्कृत भाषा में है। इनकी 7 रचनाएं हैं जो संस्कृत भाषा में है। क्लियर हो गया?
लिखना शुरू करिए। नंबर 1 रघुवंशम, नंबर 2 मेघदूतम, नंबर 3 अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतलम, नंबर 4 विक्रमो वर्षियम, नंबर 4 हो गया आपका विक्रमो वर्षियम। उसके बाद है ऋतु संहारम, मालविका अग्निमित्रम, अग्निमित्रम। ध्यान से देखिए, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोवर्षियम, ऋतु संहारम, मालविका अग्निमित्रम, और जो 7वीं पुस्तक है वो है कुमार संभवम, कुमार संभवम, कुमार संभवम। ये 7 रचनाएं हैं कालिदास की, जिसमें से रघुवंशम, मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, पेट के एग्जाम में भी था। ये विक्रमोवर्षियम, ऋतु संहारम, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभवम भी याद कर लीजिए, लिख लीजिए। हो सकता है इस बार के प्रश्न में एग्जाम में यही प्रश्न आ जाए, मेघदूतम अभिज्ञान शकुंतलम ना आए। और दूसरी बात याद रखना है कि इनकी कुल कितनी रचनाएं हैं? 7 रचनाएं। क्लियर होगी बात? चलिए आगे हम देखते हैं अभिलेख, और इसके लिए डायग्राम खींचते हैं। फ्लो चार्ट बना लेते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त प्रथम को भी छोड़ते हैं, जब शासकों के बारे में पढ़ेंगे तब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे समुद्रगुप्त, क्योंकि इनका एक अभिलेख है प्रयाग प्रशस्त। उसके बाद हम लिखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड, यानी विक्रमादित्य जिनकी उपाधि है। उसके बाद लिखेंगे कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम फर्स्ट। इसके बाद लिखेंगे स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त इनका जो है गिरनार अभिलेख है। और उसके बाद लिखेंगे भानुगुप्त, इनका जो है एरण अभिलेख है। ठीक है, ये सीक्वेंस है। इनकी उपाधि क्या है? इनकी उपाधि क्या है? उपाधियां लिख लेंगे सबकी। समुद्रगुप्त की जो उपाधि है वो है कविराज की, कविराज की। और दूसरी उपाधि जो है वो आप लगा के स्लैश लिख लेंगे अश्वमेध पराक्रमांक की। ठीक है, इनका जो अभिलेख है वो अभिलेख कौन सा है? इनका अभिलेख है प्रयाग प्रशस्त। सिविल तक पूछा गया है सब प्रश्न। प्रयाग प्रशस्त, प्रयाग प्रशस्त के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है हर्षेण। हर्षेण कौन थे? तो हर्षेण समुद्रगुप्त के दरबारी विद्वान थे। ठीक है, हर्षेण समुद्रगुप्त के दरबारी विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग प्रशस्त की रचना की। संस्कृत भाषा के चंपू शैली में लिखा गया। टेट 2021 में पूछा गया है, यही बात पूछी गई, चंपू शैली। तो प्रयाग प्रशस्त, प्रयाग प्रशस्त किस भाषा में लिखा गया था? सॉरी, किस शैली में? तो चंपू शैली में है।
संस्कृत भाषा के चंपू शैली में, चंपू शैली का मतलब क्या होता है, ध्यान से देख लिए, गद्य प्लस पद्य, जिसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों हो, उन्हें हम कहते हैं चंपू शैली। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्त समुद्रगुप्त का अभिलेख है। देखिए प्रयाग प्रशस्त से हमें किसकी जानकारी मिलती है, प्रयाग प्रशस्त से हमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है, समुद्रगुप्त को B.A. स्मिथ के अनुसार, B.A. स्मिथ के अनुसार भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। किसे कहा गया है, समुद्रगुप्त को। B.A. स्मिथ के अनुसार भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है, तो B.A. स्मिथ ने कहा। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया, इसको अच्छे ध्यान में रखना है। ध्यान से देख लीजिए आप, समुद्रगुप्त की उपाधि क्या थी, कविराज निम्नलिखित में से वह कौन सा गुप्त वंशीय शासक है जिसकी उपाधि कविराज थी, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, वह कौन सा अभिलेख है जो समुद्रगुप्त से संबंधित है, प्रयाग प्रशस्त। प्रयाग प्रशस्त के रचयिता कौन है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, हर्षेण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर्षेण हो जाएगा। हर्षेण कौन थे, समुद्रगुप्त के दरबारी विद्वान। संस्कृत भाषा के चंपू शैली में लिखा गया यह अभिलेख है और इससे हमें विजय अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं, आगे है चंद्रगुप्त सेकंड। इनकी उपाधि क्या है, इनकी उपाधि है विक्रमादित्य। इनकी उपाधि क्या है, राजा विक्रमादित्य ने कहा गया। ये उपाधि का कॉलम है, सबसे पहले हम उपाधियां लिखेंगे। साथ ही साथ कहीं कहीं इन्हें देवगुप्त और शक विजेता, ध्यान से देखिएगा, देवगुप्त और शक विजेता भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा गुप्त वंशीय शासक है जिसे शक विजेता कहा जाता है, उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। शक विजेता क्यों कहा जाता है, शक विजेता इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि इन्होंने शकों को निर्णायक रूप से पराजित किया था, यानी भारत में बुरी तरह से परास्त कर दिया था, इसीलिए इन्हें शक विजेता भी कहा जाता है। ध्यान से देखिए, इनका एक अभिलेख कौन सा है, तो इनका है मेहरौली का लौह स्तंभ। ये कहां पे है, दिल्ली में है। कहां पे है, दिल्ली में है। मेहरौली का लौह स्तंभ इनसे संबंधित है। क्यों संबंधित है, इसकी खास बात क्या है, ये आज तक जंग रहित बना हुआ है, जंग रहित बना हुआ है। देखिए चंद्रगुप्त सेकंड जब इन्होंने शकों को निर्णायक रूप से पराजित किया था या बुरी तरह भारत में परास्त किया था, तो इन्होंने एक सिक्का जारी किया था जो चांदी का था, जिसे हम रूपक या रुपए कहते हैं। और ध्यान दीजिए, गुप्त काल का यह पहला ऐसा शासक है जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। हालांकि गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है, क्योंकि महाराज धिराज की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के जारी किए थे जब लिच्छवी की कुमारा देवी से उन्होंने विवाह किया था। क्लियर हो रही बात, लिच्छवी से जब उन्होंने शादी स्थापित किया, विवाहिक संबंध स्थापित किया, तो सोने के सिक्के जारी किए। लेकिन गुप्त काल का पहला शासक जिसने चांदी का सिक्का जारी किया चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा, यानी विक्रमादित्य हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। इनकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। दूसरी राजधानी क्या थी, उज्जैन या उज्जैनी थी। क्लियर हो रही बात, ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। चलिए कुमारगुप्त में आइए, इनकी उपाधि क्या थी, महेंद्रादित्य है, महेंद्रादित्य। निम्नलिखित किस गुप्त वंशीय शासक को महेंद्रादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कुमारगुप्त। इनका अभिलेख कौन सा है, तो इनसे संबंधित अभिलेख है मंदसौर प्रशस्ति। मंदसौर प्रशस्ति कहां पे है, मध्य प्रदेश में। कहां पे है, मध्य प्रदेश में। देखिए हम अभिलेखों के बारे में बता रहे हैं किसमें क्या जिक्र है, हालांकि अभी आगे हम लिखेंगे। मंदसौर प्रशस्ति से हमें रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी मिलती है, रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी मिलती है जिन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण मध्य प्रदेश में करवाया था। क्लियर हो गई बात।
क्लियर हो गई बात? ध्यान से देखिए, कुमारगुप्त जो है उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माना जाता है। इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माना जाता है। इनके रचयिता कौन है? इनके रचयिता कौन है? हर्षेण इनमें थे, ठीक है। मेहरौली का लौह स्तंभ हो गया, ठीक है। इनके रचयिता जो थे वो वत्स भट्टी थे। वत्स भट्टी थे, ये रचयिता है। मंदसौर प्रशस्ति। स्कंदगुप्त की उपाधि क्या है? स्कंदगुप्त की उपाधि है कर्मादित्य। इनकी उपाधि क्या है? कर्मादित्य इनकी उपाधि दी गई है, ठीक है। कर्मादित्य उपाधि दी गई है। इनके दो अभिलेख हैं। एक कौन सा है? एक तो है भीतरी गुफावलेख और दूसरा है गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख। स्कंदगुप्त से दो अभिलेख संबंधित है। भीतरी गुफा अभिलेख ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। गिरनार अभिलेख कहां है? काठियावाड़ गुजरात में है। काठियावाड़ गुजरात में है। ध्यान दीजिए, भीतरी अभिलेख से हमें क्या मिलता है? हुण एक जाति थी। हुणों को निर्णायक रूप से पराजित करने के उपलक्ष्य में यह अभिलेख जारी किया गया है। इसमें यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। गिरनार अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त के शासन काल में जूनागढ़ गिरनार अभिलेख यानी जूनागढ़ यानी कठियावाड़ में सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के बारे में जानकारी हमें स्कंदगुप्त के गिरनार अभिलेख से मिलती है। क्लियर हो रही बात? भानुगुप्त का एक अभिलेख है एरण अभिलेख। ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में। एरण अभिलेख से हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न आता है निम्नलिखित में से वह कौन सा अभिलेख है जिससे हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एरण अभिलेख हो जाएगा। भानुगुप्त के एरण अभिलेख हो जाएगा। अभिलेखों के बारे में वर्णन कर दिए हैं। अगर आपका गुप्त काल से अभिलेख आएगा तो इससे बाहर नहीं रहेगा। किस अभिलेख में कौन सी बात है ये हमने जिक्र किया है, हालांकि अभी इस बात को लिखवा भी देंगे। ध्यान से आप देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। क्लियर हो रही बात? ध्यान से प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त वंशीय शासक को शक विजेता कहा गया? चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा। किसकी उपाधि विक्रमादित्य? चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा गुप्त वंशीय शासक है जिसका मंदसौर प्रशस्त अभिलेख संबंधित है? कुमारगुप्त हो जाएगा, ठीक है। मंदसौर प्रशस्त से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी मिलती है। भीतरी गुफा अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? तो हुणों को पराजित करने के बारे में जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त के गिरनार अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। इसकी रचना किसमें की गई? संस्कृत भाषा की चंपू शैली में की गई। क्लियर हो रही बात? निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। B.A. स्मिथ ने ही इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। मिटाएं, चलिए। फ्लो चार्ट, एक ही बार में सारी चीजें कवर हो जाती हैं, है ना? अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि हमने बोल दिया है अभिलेखों के बारे में, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा गुप्त वंशीय शासक के बारे में वर्णन कर लेते हैं। पहले शासक है श्रीगुप्त, लगाएंगे आप हेडिंग, ज्यादा नहीं लिखना है इनमें। इसमें लिखेंगे गुप्त वंश का संस्थापक, ठीक है। और दूसरा लिखेंगे गुप्तकालीन प्रथम शासक, ठीक है।
उसके बाद नंबर 2 पे आ जाते हैं हम, चंद्रगुप्त प्रथम लगाते हैं। इनकी उपाधि क्या है? इनकी उपाधि है महाराज धिराज। पेट में पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से किस गुप्त वंशीय शासक को महाराज धिराज की उपाधि दी गई? तो उत्तर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमारा देवी से विवाह किया। दूसरी बात हो गई चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, ये दूसरी बात हो गई। इसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, दूसरी बात हो गई। ठीक है, विवाह के उपलक्ष्य में इसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? और क्या पॉइंट बन सकता है इसमें? इसके बाद आप लगा लीजिए दो शासक के बारे में हमने देख लिया। तीसरे हैं समुद्रगुप्त। क्या लगाएंगे? समुद्रगुप्त। इसमें लिखेंगे B.A. स्मिथ के अनुसार भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन कहा जाता है। पहली बात हो गई। ठीक है, दूसरी उपाधि आप जानते ही हैं, अभी बता दिए। इनकी उपाधि क्या थी? कवि राज की थी। तीसरी, इसे लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, इंपॉर्टेंट लगा करके मेंशन कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस गुप्तवंशीय शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। ये बात हो गई। इसके सिक्कों पर इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, अर्थात यह एक संगीत प्रेमी शासक था। ये पॉइंट नोट करिए। B.A. स्मिथ के अनुसार समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसकी उपाधि कविराज थी। इसे लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। इसके सिक्कों पर इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है और यह एक संगीत प्रेमी शासक है। ठीक है, इनके दरबारी विद्वान कौन थे? अभी मेंशन कर चुके हैं हम पीछे। इनके दरबारी विद्वान कौन थे? हर्षेण थे। कौन थे? हर्षेण। हर्षेण ने ही प्रयाग प्रशस्त की रचना की। ठीक है, प्रयाग प्रशस्त से हमें क्या पता चलता है? तो समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर हो गई बात बेटा? है, खींचते रहिए जल्दी जल्दी, समय कम है, लेकिन पूरी कोशिश की गई है कि प्रश्न आए तो इसी में से रहे। नेक्स्ट, इसके बाद लगा लीजिए चंद्रगुप्त सेकंड। हेडिंग, इनकी उपाधि क्या है? विक्रमादित्य। दूसरा कहा गया शक विजेता, और कहीं कहीं इन्हें देवगुप्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवगुप्त। राजधानी लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है इनकी, पाटलिपुत्र।
पाटली पुत्र इनकी राजधानी है। दूसरी राजधानी भी लिख लीजिए, उज्जैन है। क्या है? उज्जैन। उज्जैन को उज्जैनी भी कहा जाता है। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के कब चलाए? क्यों चलाए? क्योंकि इन्होंने शकों को निर्णायक रूप से पराजित किया था। इसी खुशी के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी का सिक्का जारी किया। चांदी के सिक्कों को रूपक या रुपयक कहा जाता है। प्रश्न ये डायरेक्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके सिक्कों को रूपक या रुपयक कहा गया? तो चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के सिक्कों को रूपक या रुपयक कहा जाता है। क्लियर होगी बात? बाकी अब लेख हमने उधर देख ही लिया है। कुछ चीजें इधर भी जो आप नोट कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, काम क्या हो जाएगा? बन जाएगा। आगे चलिए। नेक्स्ट, कुमारगुप्त फर्स्ट यानी प्रथम। उपाधि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से लिख लेते हैं। महेंद्रादित्य। संस्थापक किसके माने जाते हैं? ये नालंदा विश्वविद्यालय के। नालंदा विश्वविद्यालय के। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय लाइब्रेरी का नाम क्या था? धर्मगंज था। धर्मगंज था। धर्मगंज भी 3 तलीय था। धर्मगंज 3 तलीय था। रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नो दधी। रत्नो दधी। रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नो दधी। क्लियर हो रही बात? ये 3 पुस्तकालय का, पुस्तकालय के 3 लाइब्रेरी के 3 तलों का नाम था। ये भी याद कर लीजिए। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ बुद्धा कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ बुद्धा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। किस विश्वविद्यालय को कहा गया है? नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा, नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा ह्वेनसांग ने की थी। ये भी याद कर लीजिए। इनकी एक पुस्तक है सीयू की। क्या है? सीयू की है। क्लियर हो रही बात? चलिए, कुमारगुप्त के अभिलेख का नाम क्या है? मंदसौर प्रशस्ति है। क्या है? मंदसौर प्रशस्ति। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो रेशम बुनकर के बारे में जानकारी मिलती है। रेशम बुनकर के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर होगी बात? इतना लगाइए। कुमारगुप्त के बाद आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का जो अभिलेख है वो ऑलरेडी हमने बता दिया कि भीतरी गुफा अभिलेख है जो मध्य प्रदेश में है, और जूनागढ़ गिरनार अभिलेख है जो काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। भीतरी गुफा अभिलेख से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? तो स्कंदगुप्त के काल में होने वाले हुणों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। हुण एक जाति थी, जनजाति थी, जिसका आक्रमण भारत पर हुआ था और हुणों को इन्होंने पराजित किया था। साथ ही साथ स्कंदगुप्त के काठियावाड़ गुजरात में स्थित जूनागढ़ गिरनार अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर होगी बात? उसके बाद है भानुगुप्त। भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है, इस अभिलेख से हमें
सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर होगी बात? इतना हमने आज आपको बताया गुप्त काल के बारे में, पुस्तकों के बारे में चर्चाएं की, अभिलेखों के बारे में चर्चाएं की, किस अभिलेख में कौन सी बात लिखी ये भी हमने बताया। साथ ही साथ शासक की उपाधियां और उन्हें क्या कहा जाता है और उनके शासन काल के दौरान क्या क्या चीजें हुई। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये पेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, प्रश्न इसी में से रहेगा, विश्वास करिए हमारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इससे इस चैनल का विकास हो चुके हैं। अयोध्या से हम लोगों ने एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। धन्यवाद। जय श्री राम।